साथियों, आप सभी का स्वागत है पीएससी अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2016 का पेपर है हमारा, उसका पार्ट 2 के रूप में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि इससे पहले जो 7 क्वेश्चन हम कर चुके थे उसका नेक्स्ट पार्ट है। देन धीरे धीरे हम 2018 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 3 मार्कर की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज हम देखते हैं कि इस प्रकार के 3 मार्कर को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि आज भी क्वेश्चन आपको बहुत अजीब से मिलेंगे। जैसे कि इन्होंने जो 8वां प्रश्न दिया था, उस 8वें प्रश्न में ही इन्होंने पूछा था एक कि किरकुक किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। अब ऐसे प्रश्नों में ये होता है कि अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आप ऐसे प्रश्नों का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अमूमन ये जो आपका खनिज संसाधन वाला भाग है वैश्विक भूगोल में, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया भी है कि वर्ल्ड, इंडिया और एमपी से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो किरकुक है वो इराक में स्थित एक शहर है जो खासकर कच्चे तेल का उत्पादन करता है, उसी के लिए प्रसिद्ध है एवं इराक की पूंजी स्थिरता में योगदान भी प्रदान करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई को कहते हैं। सेम जो आपका इराक है, इराक में किरकुक उनकी आर्थिक राजधानी, क्योंकि सर्वाधिक आय उनको किरकुक जो शहर है वहीं से मिलती है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो किरकुक है वो क्यों प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका है, बस उसमें फर्क इतना था कि उन्होंने पूछा था कि ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है वो कहाँ पर है। इस बार सिर्फ इतना लिखा है उन्होंने, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर कुछ पूछा नहीं जाता तो उसको लगभग आपको 3 पॉइंट में परिभाषित करना चाहिए। अगर कुछ फिक्स क्वेश्चन पूछे तो वहां फिर कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन जब ऐसे पूछा जाए, फ्लैट दे दिया उन्होंने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो कम से कम 3 विशेषता इसके बारे में आपको लिखनी चाहिए। तो ओशिनिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है ना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया जो है दोनों की ये सबसे लंबी है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर स्थित है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2228 मीटर। तो जब आप ऐसी जानकारी लिखते हैं तो 3 में से 3 नंबर पूरे मिलने की संभावना होती। हालांकि इसके अलावा और भी सारी इसकी बातें थी, इसकी ऊंची चोटी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई वगैरह, फिर भी आप 3 पॉइंट में अगर अच्छी खासी जानकारी दे देते हैं तो हमें फिर कोई इशू यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है, और सटीक प्रश्न है, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं इस प्रश्न को लेकर, कि टोंस नदी का जो उद्गम स्थल है, ठीक है, वो कौन सा है। तो उन्होंने पूछा है, तो आप यहाँ पर सीधा सा है ना, टोंस नदी का उद्गम स्थल पूछा है तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में सतना जिले की कैमूर पहाड़ियों के तमसा कुंड से। देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है मैंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इसका लिखने का रीजन ऐसा है क्योंकि टोंस नदी एक उत्तराखंड में भी बहती है, और इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है टोंस नदी का उद्गम। हालांकि हमें पता है कि टोंस नदी व मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही पूछ रहा है, लेकिन फिर भी उसको एक श्योरिटी दे सकते हैं आप यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम टोंस नदी की बात करें तो उसका उद्गम सतना जिले की कैमूर पहाड़ियों के तमसा कुंड से होता है। बस आप इतना लिख दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको 3 में से 3 नंबर जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। अगला जो इनका प्रश्न था, यहाँ पर प्रश्न बहुत शॉर्ट है इनके, कोई इशू है नहीं यहाँ पर। 11वां प्रश्न था इनका कि भारत के मुख्य मैग्नीज उत्पादक राज्य, इतना उन्होंने पूछा था। अब देखिए, जब एक चीज और मैं बता देता हूं कि भूगोल जो है, भूगोल में खनिज संसाधन भी आता है, आपका जनसंख्या वाला चैप्टर भी आता है, जलवायु परिवर्तन भी आता है, इसके अलावा पर्यावरण भी आता है, ठीक है। तो आप भूगोल को सिर्फ आप ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, मैदान, नदियों तक सीमित रखते हैं तो ये आपकी गलतफहमी होगी, क्योंकि जब हम आगे प्रश्न देखेंगे 10 मार्कर तो वहां पर आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्वेश्चन बहुत ही लेवल से पूछे जा रहे हैं। तो 11 प्रश्न था कि भारत के मुख्य मैग्नीज उत्पादक राज्य, तो आपको सिर्फ लिखना है। तो इसमें क्रम वाइज हम लिख सकते हैं कि ओडिशा है, देन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और क्रम वाइज ना भी लिखे कोई इशू नहीं है। इन्होंने पूछा है मैग्नीज उत्पादक राज्य, तो कम से कम 3 भी लिख देते हैं तो भी कोई इशू होने वाला नहीं है आपको। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर 4-5 लिख देते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको 3 में से 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। मुख्य उत्पादक पूछा है, अब यहाँ पर कितना प्रतिशत होता है, सर्वाधिक कितना होता है, किस क्रम में होता है, ये उसने बिल्कुल भी नहीं पूछा। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख भी देंगे तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। 12वां प्रश्न था उनका कि भारत में लिंगानुपात की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए इन्होंने सूत्र पूछा तो फिर हमको उस फॉर्मेट में उसे लिखना भी पड़ेगा। तो दोनों तरह से हमें लिखा है ताकि हमारी जो संभावना है वो नगण्य हो जाए नंबर कटने की। तो लिंगानुपात जो होता है वह किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है, ये आपको पता होगा। लेकिन अगर उसने सूत्र के रूप में पूछा तो हम ये लिखेंगे तो फिर संभावना पूरी है कि इसी फॉर्म में उसने पूछा होगा। तो लिंगानुपात बराबर होता है पुरुष जनसंख्या इंटू 1000 अपॉन महिला की जनसंख्या। तो ये वास्तविक इसका उत्तर होगा। फिर भी हम दोनों लिख देते हैं।
क्या पता जो परीक्षा के उसकी मानसिकता किस लेवल की हो। ठीक है, तो सूत्र है तो यहाँ पर हमने सूत्र भी लिख दिया है। अगला प्रश्न उसने पूछा था कि भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। जनजाति भी आपके क्षेत्र में आता है बकायदा, यानी कि भूगोल के चैप्टर में। तो जो थारू जनजाति वह नेपाल के भारत से सटे हुए तराई क्षेत्र, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उत्तराखंड के कुछ जिलों में न्यूनतम जनसंख्या में रहती है। तो थारू का परसेंटेज जो है वो कोई ज़्यादा है नहीं भारत में। और ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, जो तराई क्षेत्र यहाँ पर नेपाल इस तरफ है, यहाँ भारत है, तो इससे सटे हुए इलाकों में रहती है। देन इसके अलावा बात करें तो कुछ कुछ जिले हैं उत्तर प्रदेश का, ठीक है, बिहार, उत्तराखंड के कुछ ही जिलों में ये निवास रहते। तो इतना लिख देंगे आप तो भी अच्छी संभावना है नंबर मिलने की। उसके बाद इनका जो प्रश्न है अपुबू और उपबू ज्वार, ये पूछा है आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। और ये अपुबू और उपबू ज्वार जो हैं, ठीक है, टाइड्स इन्हें कहते हैं, एपोजियन और पेरिजियन टाइड्स। तो इसमें आपको इनके बारे में लिखना था। जब आप दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार पढ़ते हैं तो उनके संदर्भ में आता है, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। देखिए अपुबू ज्वार क्या होता है, जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य की दूरी अधिकतम, ठीक है, तो लघु ज्वार की स्थिति निर्मित होती है। देखिए जैसे कि हमने उपसौर अपसौर पढ़ा है, उपसौर में निकटतम होते हैं, अपसौर में दूर होता है। सेम ज्वार की कंडीशन भी आपको पता है कि चंद्रमा से ही निर्मित होती है पृथ्वी पर। तो अपभू ज्वार यानी कि दूरी अधिकतम होगी, जब दूरी अधिकतम होगी तो लघु ज्वार क्या होगा, निर्मित होगा। उसके बाद उपभू ज्वार सेम इसका उल्टा, तो जब पृथ्वी एवं चंद्रमा सर्वाधिक निकट हो तो दीर्घ ज्वार की स्थिति निर्मित होती है। और यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका उपभू ज्वार कहलाती है। हालांकि दीर्घ ज्वार जो है वह हर महीने के आपकी जो 14-15 जो है ना, जैसे हम 14 से या फिर अमावस्या पूर्णिमा कहें उसको आ जाएगा। लेकिन अपभू ज्वार और उपभू ज्वार तभी आएगा जब चंद्रमा निकट और अधिकतम दूरी पर हो, ये हमेशा निर्मित नहीं होगा। उसके बाद आखिरी प्रश्न था प्रशांत महासागर का ज्वालाव्रत। तो ज्वालाव्रत के बारे में थोड़ा सा बड़ा लिखने में भी आएगा क्योंकि आपको उसको अच्छी से चर्चा भी करनी रहेगी। तो प्रशांत महासागर का वह वृत्तीय क्षेत्र जहां ज्वालामुखी की अधिकता है, जो दक्षिण अमेरिका के चिली से प्रारंभ होकर इक्वेडोर, मेक्सिको, यूएसए, अलास्का, रूस, जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड पर समाप्त होता है। तो आप सभी को पता होगा कि एक पूरा सा ऐसा राउंड है, ठीक है, जो प्रशांत महासागर में, और यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी जो हैं पाए जाते हैं। हालांकि ये भूकंप के फेर में भी होता है, लेकिन ज्वालाव्रत को अधिकांश जो ज्वालामुखी है उसके फेर में देखा जाता है। तो साथियों यहाँ पर आज के हमारे जो 15 क्वेश्चन हैं वो होते हैं कंप्लीट। कल मिलेंगे हम 2017 के 3 मार्कर के साथ में। और आपको सीरीज कैसी लग रही हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आपकी जो भी इच्छा हो या कुछ और आप नया चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।